नमस्ते और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 24 अगस्त 2025 और हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पहले भाग पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये विश्लेषण खास तौर पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हमारे पास कई स्रोत हैं, लेख, रिपोर्ट्स, नोट्स और हमारा मकसद है इनमें से सबसे जरूरी जानकारी और समझ को निकालना। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा मौका है उन्हें फिर से देखने का, मतलब एक तरह का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। बिल्कुल। आज कई अहम मोर्चों पर बात होगी। शुरुआत अंतरिक्ष से करेंगे, इसरो की नई महत्वाकांक्षाएं और उनके लॉन्च वाहन देखेंगे। फिर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी बातों पर आएंगे, जैसे सुंदरबन टाइगर रिजर्व का दायरा बढ़ना और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ी चिंताएं। इसके बाद शासन और समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और संविधान के अनुच्छेद 311 का हालिया प्रयोग। फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को काबू में रखने की रणनीति और आखिर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय हलचलें भी हैं। ड्रूजबा पाइपलाइन, गाजा में अकाल की दुखद खबर और AIBD में भारत की नई भूमिका। काफी कुछ है आज। बेहतरीन। तो शुरुआत करते हैं भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं से। सुनने में आया है कि इसरो अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल यानी LLMV पर काम कर रहा है। ये तो काफी बड़ी बात लगती है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी छलांग है। LMV, जिसके 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है, असल में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का ही एक विकसित रूप है। अंदाजा लगाइए, ये करीब 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। 40 मंजिला? हाँ, इसका सीधा मकसद है चंद्रमा से जुड़े मिशन, और इसमें 2040 तक भारत का पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन भी शामिल है। क्षमता के लिहाज से देखें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में 80 टन या सीधे चंद्रमा तक करीब 27 टन वजन दे जा सकेगा। 80 टन, जबरदस्त। जी, इसकी बनावट 3 चरणों वाली होगी। पहले 2 में तरल ईंधन और तीसरे यानी ऊपरी चरण में क्रायोजेनिक इंजन होगा, जो ज्यादा जटिल और शक्तिशाली होता है। इसरो के पास तो पहले से ही PSLV, GSLV, LVM-3 जैसे सफल रॉकेट हैं। तो ये LMLV सिर्फ आकार में ही बड़ा है या ये इसरो की रणनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, PSLV हमारा भरोसेमंद वर्क हॉर्स रहा है ना। उसने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशनों को अंजाम दिया, खासकर सूर्य तुल्य काले के SSP और LEO ऑर्बिट के लिए। हाँ, बिल्कुल। GSLV ने हमें थोड़े भारी, मतलब 2 टन वाले संचार उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में भेजने की क्षमता दी। फिर आया LVM-3, जिसे पहले GSLV MK3 कहते थे। उसने चंद्रयान 2 और 3 जैसे भारी मिशन संभव किए और भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का आधार बनेगा। और छोटे सैटेलाइट्स के लिए SSLV है ही। तो LMLV इन सबसे आगे की सोच है। ये सिर्फ ज्यादा वजन ले जाने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि ISRO अब नियमित उपग्रह लॉन्च से आगे बढ़कर गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण, मतलब डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और मानव मिशनों पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये क्षमता भारत को दुनिया की चुनिंदा अंतरिक्ष शक्तियों की कतार में और मजबूती से खड़ा करेगी। दिलचस्प। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से जमीन पर आते हैं, लेकिन यहाँ भी भविष्य की तकनीक की ही बात हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने IIT मद्रास के एक स्टार्टअप टू ट्राइब हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाइपरलूप बनाने का सौदा किया है। क्या ये वाकई परिवहन का भविष्य है? ये निश्चित रूप से भविष्य की एक तस्वीर पेश करता है। ये सौदा एक लीनियर इंडक्शन मोटर यानी LIM आधारित सिस्टम बनाने के लिए है। ये नवी मुंबई के JNPT पोर्ट को पालघर में बन रहे नए वधावन पोर्ट से जोड़ेगा। हाइपरलूप का आइडिया तो 2013 में एलॉन मस्क ने दिया था, अल्ट्रा हाई स्पीड रेल यानी UHSR के तौर पर, और इसे ओपन सोर्स रखा था। हाँ, सुना था इसके बारे में। इसमें मूल रूप से वैक्यूम या बहुत कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन, मतलब मैगलेव तकनीक से पॉड्स को चलाया जाता है। हवा का प्रतिरोध लगभग खत्म होने से सैद्धांतिक तौर पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पाना संभव है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। मुंबई पुणे सिर्फ 25 मिनट में। लेकिन क्या ये भारत जैसे देश के लिए व्यवहारिक है, खासकर जब लागत, आप बता रहे थे 25-27 मिलियन प्रति मील? ये तो बहुत ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पहली तो यही कि ये तकनीक अभी भी काफी हद तक, मतलब प्रायोगिक दौर में है। लागत बहुत ज्यादा है, जैसा आपने कहा। सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। सोचिए, ट्यूब में कोई हादसा हो जाए तो यात्रियों को कैसे निकाला जाएगा?
हाँ, ये तो है। फिर वैक्यूम बनाए रखना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चुनौती है। इसके लिए एकदम सीधी जमीन चाहिए होगी, जिससे भूमि अधिग्रहण की समस्याएं आ सकती हैं। और सबसे बढ़कर इसके लिए बिल्कुल नए नियम कानून बनाने होंगे। तो हाँ, क्षमता तो है, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए बहुत ज्यादा निवेश, शोध और एक मजबूत नियामक ढांचे की जरूरत होगी। ये देखना होगा कि ये JNPT वाधावन लिंक का अनुभव कैसा रहता है। सही कहा। तकनीक कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है, परिवहन के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम के लिए फ्रांस की सेफ्रन कंपनी के साथ इंजन बना रहा है। ये AMCA कितना अहम है हमारे लिए? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये 5वीं पीढ़ी का मध्यम वजन का और सबसे जरूरी स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। मतलब रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। अच्छा, स्टेल्थ। हाँ, इसे DRDO विकसित कर रहा है और करीब 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि प्रोटोटाइप 2028-29 तक आ जाएगा और 2034-35 तक ये वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इसकी खासियतें इसे अगली पीढ़ी का बनाती हैं। स्टेल्थ तो है ही, साथ में ट्विन इंजन, सुपर क्रूज, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक गति। सुपर क्रूज, वाह जी। और AI संचालित एवियोनिक्स, ASA रडार से बहुत दूरी से दुश्मन को पहचानने की क्षमता। ये भारत की हवाई ताकत को काफी बढ़ाएगा। और इसी कड़ी में वायुसेना इजराइल से और रैम्पेज मिसाइलें भी ले रही हैं। ये क्या है? हाँ, रैम्पेज ये हवा से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की सटीक मिसाइलें हैं। इनकी खासियत है इनकी सुपरसोनिक रफ्तार। इसके कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हें ट्रैक करके नष्ट करने का मौका कम मिलता है, या जमीनी ठिकानों को बड़ी सटीकता से निशाना बना सकती हैं। अच्छा, तकनीक और रक्षा की बात हुई, अब थोड़ा देश की प्राकृतिक सुरक्षा और पर्यावरण की ओर रुख करते हैं। एक अच्छी खबर आई है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व यानी STR का क्षेत्र बढ़ाया गया है। जी हाँ, ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत सकारात्मक कदम है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के बाद सुंदरबन अब आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा? पहले 7वें पर था, है ना? हाँ, पहले 7वें नंबर पर था और अब भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। टाइगर रिजर्व घोषित करने या उसकी सीमा बदलने की प्रक्रिया क्या यूं ही हो जाती है, या इसके लिए कोई तय नियम है? काफी सख्त होंगे शायद। नहीं, यूं ही नहीं होती। इसके लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में स्पष्ट प्रावधान है। धारा 38V के तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की सिफारिश पर टाइगर रिजर्व अधिसूचित करती है। प्रक्रिया यह है कि पहले राज्य प्रस्ताव भेजता है, फिर NTCA सैद्धांतिक मंजूरी देता है। पूरी जांच के बाद NTCA राज्य को सिफारिश करता है और तब जाकर राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। अच्छा, एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ, और सीमाओं में बदलाव के लिए तो और भी सख्त नियम है। धारा 38W1 कहती है कि NTCA की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL की मंजूरी के बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे फैसले सोच समझकर लिए जाएं। सुंदरबन अपने आप में अनोखा है ना? मतलब मैंग्रोव जंगल में बाघ, ये कहीं और है क्या? बिल्कुल अनोखा। सुंदरबन दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है, बांग्लादेश वाले हिस्से के साथ, जहां बाघों की इतनी अच्छी आबादी है। ये पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में फैला है। इसकी सीमाएं भी प्राकृतिक हैं। पूर्व में बांग्लादेश से लगी नदियां हैं हरिणमभगा, रायमंगल, कालिंदी। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में मतला नदी और उत्तर पश्चिम में विद्या और गोमडी नदियां। इसका नेशनल पार्क वाला हिस्सा तो विश्व धरोहर स्थल भी है और ये पूरे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्र है। एक तरफ तो ये संरक्षण की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं से टकराव भी दिखता है। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट GNIP को लेकर आदिवासी परिषद ने चिंता जताई है कि उनके वन अधिकार तय नहीं हुए। ये क्या मामला है? हाँ, ये विकास और पर्यावरण या कहें स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन का एक बहुत जटिल मामला है। GNIP एक बहुत बड़ी मेगा परियोजना है जो अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर बन रही है। मेगा प्रोजेक्ट क्या क्या है इसमें? इसमें एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूरी टाउनशिप बसाई जानी है और एक पावर प्लांट भी। इसे लागू करने वाली एजेंसी ANID को है। चिंताएं कई हैं। एक तो ये कि ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। हाँ, अंडमान निकोबार तो वैसे भी। बिल्कुल। और दूसरा,
और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ शोम्पेन और निकोबारी जैसी बेहद संवेदनशील जनजातियां रहती हैं। उनकी जमीन, जंगल और उनके अधिकारों पर इस विशाल परियोजना का क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यही चिंता आदिवासी परिषद उठा रही है। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल है। और ये टकराव सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में दिख रहा है। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग भी तो शायद इसी कड़ी का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन का असर निश्चित तौर पर। इस साल अगस्त में स्पेन में हीट वेव के दौरान सिर्फ 2 हफ्तों में करीब 3.5 लाख हेक्टेयर जंगल जल गया। ये बहुत बड़ा इलाका है। ये जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर का एक और साफ उदाहरण है। स्पेन, जो यूरोप के दक्षिण पश्चिम में इबेरियन प्रायद्वीप पर है, भौगोलिक रूप से काफी विविध है। बड़ा केंद्रीय पठार है जिसे मेसेटा कहते हैं। कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के तट हैं। यहाँ की अलग अलग जलवायु, समुद्री, महाद्वीपीय, भूमध्य सागरीय, इसे जंगल की आग के प्रति संवेदनशील बनाती है, खासकर जब तापमान बढ़ रहा हो और सूखा पड़ रहा हो। और उधर दक्षिण अमेरिका के पास ड्रेक पैसेज में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। ये जगह क्यों खास है? ड्रेक पैसेज भौगोलिक और समुद्री विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे, केप हॉर्न और अंटार्कटिका के पास साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के बीच का समुद्री रास्ता है। यहीं से अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट यानी ACC बहती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री धारा है और ये पूरी दुनिया की जलवायु को प्रभावित करती है। अच्छा। हाँ, और पनामा नहर बनने से पहले ये एक अहम व्यापारिक मार्ग भी था। हालांकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है, जहां भयंकर तूफान और ऊंची लहरें आम हैं। नाविकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण। भूकंप आना यहाँ की टेक्टोनिक गतिविधि को दिखाता है। प्राकृतिक घटनाओं से अब सामाजिक मुद्दों की तरफ आते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या ये देश के कई हिस्सों में गंभीर है। लोग परेशान भी हैं, डरे हुए भी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो पशु प्रेम और जन सुरक्षा के बीच अक्सर तनाव पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के एक आदेश को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा था और अब कुछ संशोधित निर्देश जारी किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाने पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी है? हाँ, नगर निगमों को हर वार्ड में कुत्तों के लिए खाना खिलाने की तय जगह बनानी होगी और जिन कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण वगैरह हो चुका है, उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ना होगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज ग्रस्त हों, संदिग्ध हों या फिर बहुत ज्यादा आक्रामक हों। क्या इन निर्देशों से समस्या का कोई स्थायी हल निकलेगा? कोर्ट ने राष्ट्रीय नीति की बात भी कही है शायद। कोर्ट ने मामले का दायरा बढ़ाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर लिया है और हाईकोर्ट में चल रहे ऐसे मामलों को एक साथ लाने को कहा है ताकि एक राष्ट्रीय नीति बन सके। लोगों को कुत्तों को गोद लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए, समस्या वाकई बड़ी है। 2019 में देश में 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते थे। 1.5 करोड़? हाँ, कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले चिंताजनक हैं। दुनिया की 36% रेबीज मौतें भारत में होती हैं और 99% मामले कुत्तों के काटने या खरोचने से होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं को इनकी आबादी नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 51AG जीवोपार्दया का मौलिक कर्तव्य बताता है। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 भी नसबंदी पर जोर देते हैं। कोर्ट के पुराने फैसले भी हैं, जैसे जल्लीकट्टू मामले में। तो ये नए निर्देश एक संतुलन बनाने की कोशिश हैं, लेकिन असली चुनौती इनके जमीनी कार्यान्वयन और एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने में होगी। ये तो सही है। शासन से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी कर्मचारियों को कथित आतंकी संबंधों के चलते बर्खास्त किया गया है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) का इस्तेमाल हुआ है। यह अनुच्छेद क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों विवादास्पद हो सकता है? देखिए, अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों सिविल सेवकों को नौकरी से हटाने या रैंक कम करने के खिलाफ कुछ सुरक्षा कवच देता है। अनुच्छेद 311 एक कहता है कि किसी कर्मचारी को उससे नीचे का कोई अधिकारी नहीं हटा सकता। ये एक बेसिक सुरक्षा है। अनुच्छेद 311(2) सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले उसे उसके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी देनी होगी, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना होगा और एक जांच करनी होगी। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। तो फिर बिना जांच के बर्खास्तगी कैसे संभव हुई? इस केस में तो शायद जांच नहीं हुई। यहीं पर अनुच्छेद 311(2) का एक अपवाद आता है, क्लॉज C। 311(2)(c) कहता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य के मामले में इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना व्यावहारिक नहीं है,
ध्यान दीजिएगा, व्यावहारिक नहीं है, इट इज नॉट एक्सपीडियंट। तो बिना जांच के भी बर्खास्तगी या पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर मामले में इसी प्रावधान का हवाला दिया गया है। यहां यह समझना जरूरी है कि यह प्रावधान राज्य की सुरक्षा और जांच की अव्यावहारिकता की संतुष्टि पर आधारित है, जो इसे सामान्य प्रक्रिया से अलग बनाता है। अच्छा। हमारा काम यहां सिर्फ संवैधानिक प्रावधान को समझाना है, न कि इस पर कोई फैसला देना। ठीक है, समझा। अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। आरबीआई भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण यानी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एफआईटी ढांचे की समीक्षा कर रहा है। ये एफआईटी क्या है और इसका अनुभव कैसा रहा है भारत में? एफआईटी ढांचा 2016 में आरबीआई एक्ट में संशोधन करके लाया गया था। इसका सीधा मकसद है महंगाई दर को एक तय दायरे में रखना। वर्तमान में ये दायरा है 4% ±2%, यानी 2% से 6% के बीच में। लेकिन साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ के लक्ष्य का भी ध्यान रखना है। इसीलिए इसे लचीला या फ्लेक्सिबल कहते हैं। सिर्फ महंगाई नहीं देखनी, ग्रोथ भी देखनी है। हाँ, संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। 2016 से 2019 तक तो ये काफी सफल रहा। महंगाई औसतन 4% के आसपास ही रही। लेकिन 2020 के बाद पहले महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन में दिक्कतें आईं। खाने पीने की चीजों और ईंधन के दाम बढ़े और महंगाई दर 6% के ऊपरी स्तर को पार कर गई। हाँ, वो दौर तो काफी मुश्किल था। बहुत। तब सरकार और आरबीआई ने मिलकर कदम उठाए, सप्लाई साइड की उपाय किए। आरबीआई ने मौद्रिक नीति सख्त की, ब्याज दरें बढ़ाईं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीजों के दाम गिरने से भी मदद मिली और महंगाई धीरे धीरे काबू में आई। अब आरबीआई इसी फिट ढांचे की दूसरी पंचवर्षीय समीक्षा कर रहा है, ये देखने के लिए कि पिछले सालों के अनुभव से क्या सीखा जा सकता है और क्या इसमें कोई बदलाव जरूरी है। चलिए, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर बात कर लेते हैं। यूक्रेन के हमले की वजह से ड्रूजबा पाइपलाइन से हंगरी और स्लोवाकिया को जाने वाले रूसी तेल की सप्लाई रुक गई है। ये ड्रूजबा पाइपलाइन कितनी अहम है? ड्रूजबा, जिसका रूसी में मतलब है दोस्ती, ये पाइपलाइन दुनिया के सबसे बड़े तेल पाइपलाइन नेटवर्कों में से एक है। ये रूस से शुरू होकर पूर्वी और मध्य यूरोप के कई देशों तक कच्चा तेल पहुंचाती है। इसकी कुल लंबाई करीब 5,500 किलोमीटर है। भू राजनीतिक तनावों के बीच यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये पाइपलाइन अक्सर चर्चा में रहती है और इस पर किसी भी तरह का असर, जैसे कि सप्लाई रुकना, यूरोपीय देशों के लिए चिंता का बड़ा सबब बन जाता है। और एक बेहद गंभीर खबर गाजा से आ रही है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण यानी आईपीसी ने वहां अकाल फेमीन की पुष्टि की है। ये आईपीसी क्या है और इस पुष्टि का मतलब क्या है? कितना गंभीर है ये? ये वाकई एक मानवीय त्रासदी है। आईपीसी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसके जरिए किसी इलाके में खाद्य असुरक्षा मतलब खाने की कमी की गंभीरता को मापा और बताया जाता है। इसे 2004 में एफएओ यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की सोमालिया इकाई ने विकसित किया था। अब ये कई यूएन एजेंसियों और एनजीओज की मिलीजुली पहल है। आईपीसी खाद्य सुरक्षा के 5 चरण बताता है, जिसमें 5वां और सबसे गंभीर चरण अकाल यानी फेमिन या कैटास्ट्रॉफी होता है। गाजा में अकाल की पुष्टि का मतलब है कि वहां बड़े पैमाने पर भुखमरी है, लोग गंभीर कुपोषण के शिकार हैं और ऐसी मौतें हो रही हैं जिन्हें रोका जा सकता था अगर समय पर पर्याप्त खाना और मदद मिलती। ये स्थिति तत्काल और बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की जरूरत को दर्शाती है। बहुत ही दुखद स्थिति है। बहुत ही दुखद। आखिर में एक थोड़ी सकारात्मक खबर। भारत को थाईलैंड में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये क्या संस्था है? जी हाँ, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और प्रसारण क्षेत्र की उपलब्धि है। AIBD 1977 में यूनेस्को की देखरेख में बना एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास करना है, उसे और जीवंत बनाना है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से है और प्रसार भारती इसमें भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सचिवालय कुआलालंपुर में है। भारत का अध्यक्ष चुना जाना इस क्षेत्र में मीडिया और प्रसारण के विकास में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां और उन पर हमारी चर्चा। हमने देखा कि कैसे भारत अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में बड़ी छलांग लगा रहा है। LMLV, AMCA, वहीं जमीनी स्तर पर परिवहन जैसे हाइपरलूप और पर्यावरण संरक्षण जैसे सुंदरबन के मामले में नई पहल और चुनौतियां दोनों हैं। हाँ, और शासन से जुड़े जटिल मुद्दे भी देखे हमने।
आवारा कुत्तों की समस्या और अनुच्छेद 311 का प्रयोग, और आर्थिक स्थिरता यानी एफएटी की चिंताएं भी बनी हुई हैं। बिल्कुल। और वैश्विक घटनाक्रम, ड्रूजबा पाइपलाइन, गाजा का संकट, एआईबीडी में भारत की भूमिका, ये सब भी लगातार सुर्खियों में है। बिल्कुल। आज की पूरी बातचीत एक बुनियादी सवाल की तरफ इशारा करती है, मुझे लगता है। जैसे जैसे भारत तकनीकी और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विकास की रफ्तार, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक न्याय के तकाजे और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, जैसा हमने अनुच्छेद 311 के संदर्भ में देखा, इन सब के बीच एक सही संतुलन साधना कितना चुनौतीपूर्ण और कितना जरूरी होता जा रहा है। ये संतुलन। हाँ, इस संतुलन को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये शायद आने वाले समय का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत सही कहा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी में जुटे साथियों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले विश्लेषणों से आप जुड़े रहें। हम जल्द ही 24 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के दूसरे भाग के साथ हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।